हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में देश के कानून मंत्री ने एक पुरानी बात को फिर से दोहराया है। पुरानी बात किस तरह से कि देश के अंतर्गत जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक प्रणाली है, वहां पर जो निर्णय आते हैं वो अधिकतर या हम कहें एक ही तरह से अंग्रेजी भाषा में दिए होते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लोग जिस भाषा को समझते हैं उन्हें उस भाषा में न्याय का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि ये मुद्दा आज का नहीं है, काफी पुराना है। पहले भी इस पर काफी बार बहस हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के अंतर्गत अगर हम सुप्रीम कोर्ट को देखें तो वहां पर कुछ ही वकील मौजूद हैं जो अंग्रेजी जानने के चलते, मात्र अंग्रेजी जानने के चलते मोटी फीस लेते हैं। तो इस तरह की कई सारी बातें हैं जो इससे जुड़ती हैं। आज के टॉपिक में हम इस तरह के कई सारे बिंदुओं को शामिल करते हुए इस विषय पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है, क्या अब भारतीय भाषाओं में मिलेगा न्याय? क्योंकि केंद्रीय कानून मंत्री जी ने भी इस बारे में बात कही है, मुद्दा उठाया है, न्यूज में दिया है। रीजनल लैंग्वेजेस शुड बी यूज्ड इन कोर्ट्स इन एवरी स्टेट, किरेन रिजिजू उन्होंने बात कही है और ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो चर्चा में क्यों है, इससे जुड़ा हुआ क्या वाकया हुआ है उसको समझेंगे, इसका क्या बैकग्राउंड है। भारत के अंतर्गत जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वहां पर भाषाओं की प्रकृति हमें कब से किस तरह से दिखाई देती है, इससे जुड़े कौन कौन से प्रावधान है, संविधान के अंतर्गत क्या कहा गया है, इसके अलावा राजभाषा अधिनियम 1963 क्या कहता है, कौन कौन से अन्य अधिकार हैं जो एक नागरिक के रूप में न्याय पाने के उद्देश्य में जो व्यक्ति खड़ा है उसको मिल सकते हैं। अंग्रेजी का प्रयोग करने के कुछ तर्क हैं, उन तर्कों को भी समझेंगे और एक निष्कर्ष देखेंगे और एक सवाल जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और कोई सवाल इस विषय को लेकर के मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जीएस पेपर 2 में आप देखेंगे कि आपको ऐसे सवाल मिल सकते हैं जहां पर न्यायिक व्यवस्था में सुधार और न्याय का सभी के लिए आसानी से उपलब्ध होना, उससे जुड़े हुए विषय यहाँ पर जुड़ जाते हैं जो कि सामाजिक न्याय खंड से भी जुड़ता है। शुरुआत करें, क्योंकि केंद्रीय कानून मंत्री हाल ही में महाराष्ट्र में गए हुए थे और उन्होंने वहां पर कुछ व्यवस्थाओं की शुरुआत की है। तो उन्होंने कहा कि हर राज्य में अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र के लिए मराठी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर अन्य राज्यों में उस तरह की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो लोग समझते हैं उनका इस्तेमाल हो, तो अपनी भाषा का प्रयोग हो। अभी के समय केवल कुछ उच्च न्यायालयों की बात करें, हाई कोर्ट्स की बात करें, तो वहां पर हिंदी को अदालती भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा तत्काल ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद की व्यवस्था उपलब्ध है। इसी तरह अगर बॉम्बे हाई कोर्ट को देखें तो उन्होंने सभी कार्रवाई दाखिल करने के लिए ई फाइलिंग अनिवार्य करने का निर्णय लिया है, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन व्यवस्था है। और ऐसा भी कहा गया है कि चूंकि एक वाद खत्म हो जाने के बाद जो कागज बचते हैं वो अपने आप में बेकार हो जाते हैं। ऐसे में हम कागजों का उपयोग कम करके जो पर्यावरण है उसका संरक्षण कर सकते हैं। ऐसे में ई फाइलिंग अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस न्यूज से जुड़ा हुआ। अब आते हैं इस न्यूज के दूसरे पहलू पर, जो कि एक मुद्दा खड़ा करता है न्यायालय के अंतर्गत भाषाओं को लेकर के। एक विवाद भी है और एक व्यवस्था की मांग भी है। तो इसका बैकग्राउंड में जाएंगे तो पता चलेगा कि भारत में जो न्यायपालिका है और न्यायालय है वहां पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में लंबे समय से एक बदलाव आता रहा है और हमें अलग अलग दौर में संक्रमण काल दिखाई देता रहा है। जैसे अगर हम मुगल काल की बात करें तो वहां पर उर्दू से फारसी और फारसी से आगे चल करके अन्य भाषाओं की बात आती है। अगर ब्रिटिश एरा को देखेंगे तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा के महत्व को स्थापित किया। अंग्रेजों के द्वारा भारत में राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के साथ कानून की एक संहिताबद्ध प्रणाली की शुरुआत की गई, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास में आपको दिखाई देता है, आपने पढ़ा है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान का अनुच्छेद 343 आता है, जो संघ की भाषा से संबंधित बात करता है कि संघ में किस तरह की भाषा का उपयोग किया जाना है। तो संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी और संविधान के प्रारंभ के 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा में भी उपयोग किया जाता रहेगा, यानी कि अंग्रेजी का भी उपयोग 15 वर्षों तक चलता रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान अंग्रेजी भाषा के अलावा संघ के किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए हिंदी भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकते हैं। ये बेसिकली अनुच्छेद 343 संघ की भाषा से संबंधित बात करता है। लेकिन हमारे सामने जो एक व्यवस्था की बात है वो न्यायपालिका से जुड़ी है। तो न्यायपालिका के लिए अगर आप अनुच्छेद देखेंगे तो अनुच्छेद 348 1A और 348 2 में आपको न्यायपालिका से जुड़ी हुई बातें मिल जाएंगी। यहाँ दिया हुआ है अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। तो अनुच्छेद 348 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा।
इसका जो खंड 1A है उसमें लिखा है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। सीधी बात है, 348(1)A याद रखिए। अब इसी के अगर आप दूसरे खंड में आएंगे तो इसमें लिखा है किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस हाईकोर्ट के लिए या उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों में जिसका जो उस राज्य से संबंधित है हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकते हैं। यानी कि राज्यपाल किसी हाईकोर्ट के लिए राष्ट्रपति की सहमति से उस स्थानीय भाषा को अधिकृत कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और है कि इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होती, यानी आदेश पर लागू नहीं होती। जो प्रोसीडिंग्स हैं उनकी वो अपने स्तर पर उसी भाषा में करेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ लिखा ही नहीं है, तो अपने आप में निहित है कि वहाँ पर इंग्लिश को तवज्जो दी गई है। यानी संविधान में भी आपको दिखाई देगा कि अंग्रेजी भाषा न्यायालयों के लिए महत्वपूर्ण है, खासतौर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। कुछ राज्यों का जिक्र है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो हाईकोर्ट है वहाँ पर हिंदी का उपयोग किया जाता है प्रोसीडिंग्स में। तमिलनाडु ने भी ऐसी एक पहल शुरू करने का प्रयास किया है, तो वो तमिल भाषा को वहाँ पर इस तरीके से प्रयोजनार्थ लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके अलावा संविधान में हमें दिख रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए अंग्रेजी को प्राथमिक भाषा के रूप में लिया गया है। अब आते हैं राजभाषा अधिनियम 1963 पर। इसमें क्या क्या प्रावधान है? तो ये राज्यपाल को अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों, आदेशों में हिंदी का या राज्य की किसी दूसरी भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो जरूरी क्लॉज है वो यहाँ दिया हुआ है कि इसके साथ अंग्रेजी का अनुवाद भी संलग्न कराया जाना जरूरी होगा। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि अगर निर्णय, आदेश हिंदी में आते भी हैं फिर भी अंग्रेजी अनुवाद आवश्यक है। राजभाषा अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय का कोई उल्लेख नहीं है जहाँ पर अंग्रेजी में ही कार्रवाई की जा रही है, तो वहाँ पर अभी भी की जा रही है। कुछ अधिकार हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, जैसे कि वादी के लिए और प्रतिवादी के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वो अदालत की कार्यवाही को समझने और उसमें भाग लेने का उसे मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसे प्राप्त होता है। तो वादी को मजिस्ट्रेट के सामने उस भाषा में बोलने का अधिकार है जिस भाषा को वो समझता है या फिर समझती है, तो उस भाषा का प्रयोग करके वो बोल सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 21 के तहत जो न्याय का अधिकार है उसको मान्यता दी गई है और पूरी कार्यवाही तथा दिए गए निर्णय को समझने का अधिकार उस व्यक्ति को मिलता है। वो निर्णयों का वो निकलवा सकते हैं अनुवाद। अब अंग्रेजी का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, इसके क्या कारण है, ये समझना जरूरी है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जज और वकील क्योंकि भारत के सभी हिस्सों से आते हैं, जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय में मामले भारत के किसी भी हिस्से से आ सकते हैं, तो एक व्यवस्था की बात है, एक पूरी प्रक्रिया की बात है कि न्यायाधीशों के लिए अन्य भाषाओं में दस्तावेजों को पढ़ना और तर्क सुनना कठिन होगा ऐसी भाषाओं में जिसको वो नहीं जानते हैं। ऐसे में कहा गया है कि अंग्रेजी अपने आप में ऐसी भाषा है जो संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है और पूरे देश में लगभग जो भी व्यक्ति तैयारी करता है लॉ में आने के लिए, चाहे वो लॉयर बनने के लिए हो, वकील बनने के लिए या फिर उसके आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए, तो वो अंग्रेजी के माध्यम से चीज़ों को पढ़ता है और आगे बढ़ता है। तो पूरे देश में अंग्रेजी समान रूप से संपर्क भाषा का कार्य करती है। इसके अलावा अंग्रेजी के प्रयोग के बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करना उनके लिए कठिन होगा, ये तर्क है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो 2019 में न्यायालय के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराए जाने की पहल शुरू हुई है। उसके बावजूद अगर आप इस पहलू को एक पॉइंट्स में लिखना चाहें तो जैसा पहला पॉइंट है एक रूपता, तो भारत में न्यायिक प्रणाली पूरे देश में अच्छी तरह से विकसित है, एकीकृत है और एक समान है। उसकी वजह अंग्रेजी को बताया गया है कि सभी हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या फिर लोअर कोर्ट हो, वहाँ पर अंग्रेजी का प्रयोग तो किया ही जाता है। साथ ही साथ अगर आप जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर देखें तो क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग भी किया जाता है, राज्य अगर ऐसे प्रावधान करना चाहे। दूसरा है आसान पहुँच, तो वकीलों के साथ साथ जो न्यायाधीश हैं उनकी भी अन्य हाई कोर्ट के विचारों तक पहुँच होती है। उनके आदेश जब आते हैं तो वो उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कोई आदेश किसी दूसरी भाषा में आएगा तो किसी ऐसे राज्य में बैठा कोई न्यायाधीश या बैठे कोई वकील, उसको हो सकता है पढ़ने में उनको कठिनाई हो, तो जो मूल विचार हैं वो पढ़ लेंगे। दूसरा, न्यायाधीशों का स्थानांतरण आसानी से हो सकता है क्योंकि न्यायाधीश एक जगह से दूसरी जगह या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किए जाते हैं, तो ये आसानी से हो जाएगा जब उनको एक ही भाषा आती होगी। संरचना जो है न्यायपालिका की वो भी एकीकृत रहेगी और संपर्क भाषा की हमने
बात कर लीजिए। कुछ ऐसे तर्क हैं जो अंग्रेजी के महत्व को बताते हैं और उसको एक रूपता में लाए जाने की बात करते हैं। हालांकि इसके बावजूद ये जरूरी है कि अन्य भाषाओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में भाषा को अगर आप समझें तो एक भावनात्मक मुद्दा है। 25 अलग अलग हाईकोर्ट को देखें तो वहां पर राज्यों की संबंधित आधिकारिक भाषाओं की शुरुआत किया जाना भी एक बड़ा पहलू है कि किस तरह से उनको शुरू किया जाएगा। तो न्यायालयों में स्थानीय भाषा से हालांकि अधिक जुड़ाव बढ़ेगा, ये विषय अपने आप में जरूरी है। और ऐसी बात समझना भी आवश्यक है कि अगर कोई व्यक्ति न्याय लेने जाता है तो एटलीस्ट उसकी भाषा में उसको चीज़ों को समझ में आना चाहिए, और अगर वह अपनी बात रखना चाहता है तो अपनी बात वो रख सके। तो एक ऐसी न्यायिक प्रणाली जहां न्याय सरलता से सभी को त्वरित और समान रूप से उपलब्ध हो, और जो वकीलों की फीस है, मान लीजिए वो उच्चतम न्यायालय में कोई वाद में शामिल होता है कोई व्यक्ति, तो उसकी फीस बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो जाती है। तो ये एक बड़ी व्यवस्था है जिसको आसान किए जाने की ज़रूरत है। ऐसे में जो पूरी न्यायिक प्रणाली है वहाँ पर सुधारों की गुंजाइश बाकी है, जिसे किया जाना वक्त की मांग है। चलिए अब आते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। अगला, अनुच्छेद 348 उच्चतम और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान करता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। उसके बाद इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको याद ना आ रहा हो एक बार फिर से शुरू से सुन सकते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा, गूगल भी कर सकते हैं इसका उत्तर देने के लिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आप अपने विचार भी लिख सकते हैं कि आप इस विषय को लेकर के क्या सोचते हैं। क्या हिंदी भाषा को अपनाया जाना चाहिए, या अंग्रेजी का उपयोग ठीक है, हमें अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए, या क्षेत्रीय भाषाओं को भी महत्व देना चाहिए। तो आप लिखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।